सेठ ने अपनी आदत के मुताबिक बार बार अपने फोन को चेक करना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों पर बैठे रहते और लगातार ये सोचते कि कब अमित का रिजल्ट आएगा। उनका दिल अंदर से ये दुआ करता था कि वह दिन जल्दी आए जब वह अमित को खुशखबरी दे सकें। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अमित अपने काम में व्यस्त था जब अचानक सेठ जी ने उसे खुशखबरी दी। सेठ ने खुशी से कहा, अमित, वह टेस्ट जिसे तुमने दिया था वह क्लियर हो गया है और तुमने बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है। यह सुनते ही अमित का दिल खुशी से झूम उठा। दोस्तों, अमित ने तुरंत सेठ जी के पैरों को छू लिया, लेकिन सेठ जी उसे उठाकर गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, अब तुम बड़े अफसर बन गए हो। अब तुम पैर नहीं छुओ, सीने से लगो और अब तो हम ही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। यह सुनकर दोनों हंस पड़े और अमित का दिल गर्व से भर गया। अमित ने सेठ जी का दिल से धन्यवाद किया क्योंकि सेठ जी ने उसे कई बार मुश्किल वक्त में मदद की थी। जब अमित के पास पैसे नहीं होते थे तब सेठ जी उसे अपनी जेब से मदद दिया करते थे ताकि वह अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना न करे और अपना लक्ष्य हासिल कर सके। दोस्तों, 2 साल की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अमित की पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो जाती है। अब वह अपनी ड्यूटी पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगता है। अपने पद की जिम्मेदारी को समझते हुए वह एक सख्त और समर्पित आईपीएस ऑफिसर की तरह काम करता है। एक दिन उस जिले में एक बहुत बड़ा क्राइम घटित हो जाता है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित द्वारा एक अर्जेंट मीटिंग का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी पुलिस थानों के अधिकारियों को बुलाया जाता है। अमित अपनी सरकारी गाड़ी, गार्ड और ड्राइवर के साथ मीटिंग के लिए पहुंचता है। वहां पर वह क्राइम के बारे में सारी जानकारी देता है और उसे हल करने के लिए सभी थानों के पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वह पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस अपने घर जाने लगता है, सोचता हुआ कि अब उसे अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लानी है। दोस्तों, जैसे ही अमित की गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते में अचानक से एक बुजुर्ग महिला उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर को यह देखकर तुरंत गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रुकते ही अमित के साथ मौजूद गार्ड तुरंत गाड़ी से बाहर कूदता है और उस बुजुर्ग महिला को हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अमित उसे रोकता है और खुद गाड़ी से बाहर उतरकर बुजुर्ग महिला के पास जाता है। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचता है, वह महिला उसे देखकर कहने लगती है, बेटा, तू आ गया, मेरे लिए खाना नहीं लेकर आया। दोस्तों, ये सुनते ही अमित हैरान रह जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन होती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह से नहीं पुकारा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि किसी ने उसे इस तरह से अपना समझा हो। उसने जिन मुश्किलों का सामना किया था उन सब का बोझ उसे अब तक अकेले ही उठाना पड़ा था। लोग उसकी मदद करते थे लेकिन किसी ने कभी उसे अपना नहीं समझा। दोस्तों, लेकिन आज इस अजनबी बुजुर्ग महिला ने उसे पहली बार बेटा कहकर पुकारा। ये शब्द उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचाते हैं। अमित की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक नई उम्मीद और जुड़ाव की भावना भी उभरने लगी। इतने सालों में उसे कभी किसी ने इस तरह से अपना नहीं महसूस कराया था। फिर भी वह खुद को संभालते हुए उस बुजुर्ग महिला से पूछता है, माँ जी, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई? बुजुर्ग महिला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, बेटा, तुम मेरे लिए खाना लेने के लिए गए थे और इतनी देर बाद वापस आए हो। दोस्तों, अमित इस बात को सुनकर चौंक जाता है। वह महिला की बातों को असमंजस भरी निगाहों से देखता है, सोचता है कि यह महिला क्या कह रही है। उसकी आंखों में सवाल थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि महिला के कपड़े मैले और फटे हुए थे और यह साफ तौर पर दिख रहा था कि वह महिला भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। दोस्तों, अमित अब समझ जाता है कि महिला के दिमाग में कोई परेशानी है। वह धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश करता है कि इस महिला को क्या हो सकता है। फिर वह बिना वक्त गंवाए उस बुजुर्ग महिला को सहारा देता है और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाने लगता है। उसकी मंशा थी कि वह महिला को उसकी परेशानी से बाहर निकाल सके और उसे मदद दे सके, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास जो भी है वह सब दूसरों की मदद से ही बढ़ा है और अब वह यह चाहता था कि किसी और की मदद कर सके। दोस्तों, वह बुजुर्ग महिला थोड़ी हैरान होकर अमित से पूछती है, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है बेटा? अमित उसकी आंखों में सच्ची दया देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, आप मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था ना,
तो मैं आपको अच्छा खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। इसके बाद वह बुजुर्ग महिला को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर से कहता है, हमें एक अच्छे होटल पर चलना है। होटल पहुंचने के बाद अमित अपनी पूरी मदद से उस महिला को पहले अच्छा खाना खिलाता है, उसकी भूख को शांत करता है। खाना खिलाने के बाद वह महिला की तबीयत को ठीक से देखता है और फिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक अच्छे सरकारी अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर महिला का चेकअप करते हैं और बाद में बताते हैं इनके दिमाग में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अगर यह दवाइयां सही से लें तो वे ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर अमित को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह जानता था कि इस महिला का सही इलाज जरूरी है। दोस्तों, अमित उस महिला को अस्पताल में एडमिट करवा देता है और डॉक्टरों से कहता है, जब तक ये ठीक न हो जाए तब तक इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, ध्यान रखना। फिर वह डॉक्टरों से कहता है कि जैसे ही महिला पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसे सूचित किया जाए। वह अपनी ड्यूटी के बीच में व्यस्त रहता है, लेकिन उसकी नजर उस महिला की हालत पर बनी रहती है। दोस्तों, 6 महीने बाद एक दिन अचानक अमित के पास डॉक्टर साहब का फोन आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं वो बुजुर्ग महिला जिसे आपने अस्पताल में एडमिट किया था अब ठीक हो गई है, आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। यह सुनकर अमित का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल जाता है। वहां से उस महिला को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद अमित उस महिला से कहता है, मां जी, आज से आप और मैं यहीं रहेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप मेरे साथ रहकर मेरी मां बनकर रहेंगी। ये सुनकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहती है, बेटा तू कौन है और क्यों मुझे अपने घर ले आ रहा है? दोस्तों, अमित उसकी आंखों में गहरी भावनाओं के साथ देखता है और फिर कहता है, आप मुझे रोड पर मिली थी और आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा था। उसी पल मैंने ठान लिया कि आज से आप मेरे साथ रहेंगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं तो एक अनाथ हूँ और मैं अनाथ आश्रम से ही पला बढ़ा हूँ। जैसे ही अनाथ आश्रम का नाम उस बुजुर्ग महिला के सामने आता है, वह अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर अमित घबराता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मां जी, आप क्यों रो रही हैं? कृपया बताइए क्या हुआ। दोस्तों, तब वह बुजुर्ग महिला थोड़ी देर तक रोने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए अपनी कहानी सुनाने लगती है। वह कहती है, मेरा नाम वंदना है और मेरे पति का नाम प्रवीण था। हम बिहार में रहते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी करते थे और हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे। हमारा जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति का एक हादसे में निधन हो गया। उस समय मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैं पूरी मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही थी। मैं सोचती थी कि क्या करूं, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने अपने 4 बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वंदना की ये बातें सुनकर अमित का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वह सोचने लगता है कि यही वही महिला है जिसने अपनी ममता को छोड़कर अपने बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था और अब वही महिला उसे अपना बेटा कहकर पुकार रही है। फिर अमित ने बड़ी नरमी से पूछा, माँ जी, ये बताइए आपके बड़े बेटे का नाम क्या था? बूढ़ी महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बड़े बेटे का नाम अमित था। दोस्तों, इतना सुनते ही अमित की सांस रुक जाती है। वह अचानक से अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहता है, माँ, मैं ही तो हूँ, मैं तेरा अमित हूँ। बूढ़ी महिला के चेहरे पर एक पल के लिए गहरी चुप लग जाती है। फिर अचानक वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ में आता है कि जिस बेटे को वह अनाथ आश्रम में छोड़ आई थी, वही अब उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। दोस्तों, अमित भी अपनी माँ की यह हालत देखकर नहीं रुक पाता और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों का दर्द, दोनों की यादें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन आंखों में आंसू भरकर अमित अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम उसके बाद हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? वंदना की आवाज हल्की और दुखी होती है जब वह कहती है, बेटा, जब मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा तो उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकली, अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी और डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर रहे थे। दोस्तों, अमित को अपनी माँ की हालत समझ में आ जाती है। वह जान जाता है कि एक्सीडेंट के कारण उनकी दिमागी स्थिति खराब हो गई थी।
और इसके बाद वह भूल गई थी कि उनका बेटा कहाँ है। अब जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है और पुरानी यादें वापस आती हैं, वह खुद को फिर से अपने बेटे के पास पाती है। अमित अपनी माँ की मजबूरियों को समझता है और अपने दिल से यह तय करता है कि अब वह अपनी माँ की पूरी देखभाल करेगा। वह अपनी माँ को अपने घर में आराम से रखता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है, उसे एक नई जिंदगी देने का हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों, एक दिन जब अमित अपनी माँ के पास बैठा होता है तो वंदना उसे देखती है और धीरे से पूछती है, बेटा तू तो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारे 3 भाई बहन कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? अमित एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अपनी माँ की आंखों में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, माँ अगर तू मुझे मिल गई है तो मेरे भाई बहन भी मुझे जरूर मिल जाएंगे। उसके इस जवाब से माँ की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। वह जानती है कि अब उसका बेटा अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके टूटे परिवार को फिर से जोड़ देगा। इसके बाद अमित अपनी पूरी मेहनत के साथ अनाथ आश्रम जाता है, जहाँ से उसके अपने भाई बहनों को गोद लिया गया था। वह वहां के पुराने रिकॉर्ड की जांच करता है और उन परिवारों के एड्रेस ढूंढता है जिन्होंने उसके भाई बहनों को गोद लिया था। एक एक करके वह उन पते पर जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसके तीनों भाई बहन अब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर रहे, और जिन परिवारों के पास वे गए थे उन्होंने उनका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया है। दोस्तों, अमित दिल से राहत महसूस करता है और खुशी खुशी अपनी माँ के पास लौटता है। वह अपनी माँ को बताता है, माँ मेरे तीनों भाई बहन अब अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनके घर वालों ने उनका भली भांति ध्यान रखा है और वे अब खुश हैं। मैं नहीं चाहता कि हम उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करें, वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ खुश रहें। वंदना, जो अब तक अपनी गलती और अतीत के कारण दुखी थी, अमित की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह अपने बेटे के फैसले से पूरी तरह सहमत हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी यही चाहती हूँ, हमें उनके रास्ते में दखल नहीं डालना चाहिए। अब माँ बेटे दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ सुख शांति से रहते हैं और धीरे धीरे समय गुजरता है। दोस्तों, कुछ समय बाद एक दिन अमित की माँ उसे कहती है बेटा अब तू जवान हो गया है और तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो मेरी बहू भी घर में आ जाएगी और मुझे भी घर में अच्छा लगेगा। अमित समझ जाता है कि उसकी माँ अकेले रहती हैं जब वह अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता है और इसीलिए वह अपनी माँ के कहे अनुसार शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अमित लड़की ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दिनों तक लड़की की तलाश करने के बाद वह एक लड़की से मिलता है और अपनी माँ को वह लड़की दिखाकर कहता है, माँ